बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। अच्छी बात है, वरना अक्सर लोग मुझे पसंद नहीं करते। अरे, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैं नहीं कह रहा, सिर्फ बता रहा हूँ आपको वह सच जो मैं महसूस करता हूँ। अक्सर लोग मुझे पसंद नहीं करते। आप भी जल्द ही उनकी भाषा बोलने लगेंगे। आइए, हमारे ऑफिस में आपका स्वागत है। शर्मा जी ने मेरा स्वागत करते हुए अपने बारे में भी शायद वह सब बता दिया जिसे वे महसूस करते होंगे या जैसा उन्हें महसूस कराया जाता होगा। मुझे तो पहली ही नज़र में बहुत अच्छे लगे थे शर्मा जी। उनके हाव भाव, उनका मुस्कुराना, उनका अपनी ही दुनिया में मस्त रहना, किसी के मामले में ज़्यादा दखल ना देना और हर किसी को पूरा पूरा स्पेस भी देना। हुआ कुछ इस तरह कि मुझे अपनी चचेरी बहन को लेकर डॉक्टर के पास जाना पड़ा। संयोग भी ऐसा कि हम लगातार 3 बार गए और तीनों बार ही शर्मा जी का मुझसे मिलना हो गया। उनका घर वहीं पास में ही था। हर शाम वे सैर करने जाते हुए मुझसे मिल जाते और औपचारिक लहजे में घर आने को भी कहते, मगर उन्होंने कभी ज़्यादा प्रश्न नहीं किए, मुस्कुरा कर ही निकल जाते। उन्हीं दिनों मुझे 1 हफ्ते के लिए टूर पर जाना पड़ा। बहन का कोर्स अभी पूरा नहीं हुआ था। वह अकेली चली तो जाती, पर वापसी पर अंधेरा हो जाएगा, यह सोचकर उसे घबराहट होती थी। तुम शर्मा जी के घर चली जाना। छोटा भाई अपनी ट्यूशन क्लास से वापस आते हुए तुम्हें लेता आएगा। मैं उनका पता ले लूँगा, पास ही में उनका घर है। बहन को समझा दिया मैंने। शर्मा जी से इस बारे में बात भी कर ली, सारी स्थिति उन्हें समझा दी। शर्मा जी तुरंत बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर आइए। मेरी बहन घर पर होती है, पत्नी तो ऑफिस से देर से ही आती है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, निसंकोच आइए। मेरी समस्या सुलझा दी उन्होंने। हफ्ता बीता और उसके बाद उसकी जिम्मेदारी फिर मुझ पर आ गई। पता चला शर्मा जी की बहन तो उसी के कॉलेज की निकली, इसलिए मेरी बहन का समय अच्छे से बीत गया। मैंने शर्मा जी को धन्यवाद दिया। वे हंसने लगे। अरे, इसमें धन्यवाद की क्या ज़रूरत है? यह दुनिया रेन बसेरा है विजय बाबू, ना घर तेरा ना घर मेरा। जो समय हंसते खेलते बीत जाए, बस समझ लीजिए वही आपका रहा। मिनी बता रही थी कि आपकी बहन तो उसी के कॉलेज में पढ़ती है। हाँ शर्मा जी, अब क्या कहें, फुटबॉल की मंझी हुई खिलाड़ी थी मेरी बहन। एक दिन खेलते खेलते हाथ की हड्डी ऐसी खिसकी कि ठीक ही नहीं हो रही। उसी सिलसिले में तो आपके सेक्टर में जाना पड़ता है, उसे डॉक्टर मेहता के पास। आपको तो सब बताया ही था। मुझे कुछ याद नहीं। दरअसल आप बुरा मत मानना, मैं किसी की व्यक्तिगत जिंदगी में जरा कम ही दिलचस्पी लेता हूँ। मैं आपके काम आ सका, उसके लिए मैं ही आपका आभारी हूँ। बहुत चक्का रह गया मैं। एक पल को रूखे से लगे मुझे शर्मा जी। ऐसी भी क्या आदत जो किसी की समस्या का पता ही ना हो। सबके जीवन में कोई ना कोई समस्या होती है जिसे मनुष्य को स्वयं ही ढोना पड़ता है। किसी को ना आपसे कुछ लेना है ना ही देना है। अपना दिल खोलकर क्यों मजाक का विषय बना जाए, क्योंकि आज कोई भी इतना ईमानदार नहीं जो निष्पक्ष होकर आपकी पीड़ा सुन या समझ सके। शर्मा जी बोले। सुनता रहा मैं। कुछ समझ में आया, कुछ नहीं भी आया। अक्सर गहरी बातें एक ही बार में समझ में भी तो नहीं आती। मैं कोशिश करता हूँ किसी के साथ ज़्यादा घुलने मिलने से बचूं। समाज में रहकर एक दूसरे के काम आना हमारा कर्तव्य भी है और इंसानियत भी। हम जिंदा हैं, उसका प्रमाण तो हमें देना ही चाहिए। प्रकृति तो हर चीज का हिसाब मांगती है।
एक हाथ लो तो दूसरे हाथ देना भी तो आना चाहिए, शर्मा जी ने कहा। मुझे लगा शर्मा जी बहुत रूखे स्वभाव के हैं, थोड़ा तो इंसान को मीठा भी होना चाहिए। याद आया पहली बार मिले तो उन्होंने ही बताया था कि लोग अक्सर उन्हें पसंद नहीं करते। शायद यही वजह होगी। रूखा इंसान कैसे सबको पसंद आएगा। घर आकर पत्नी से बात की, हंस पड़ी वह। जरा से उसूली होंगे आपके शर्मा जी। नियमों पर चलने वाला इंसान सहज ही सबके गले से नीचे नहीं उतरता। कुछ उनके नियम होंगे और कुछ उन्हें दुनिया ने सिखा दिए होंगे। धीरे धीरे इंसान अपने ही दायरे में सिमट जाता है। जहाँ तक हो सके किसी और की मदद करने से पीछे नहीं हटता, मगर अपनी तरफ से नज़दीकी कम से कम ही पसंद करता है। चारू बता रही थी कि हफ्ता भर उनकी बहन ने उसका पूरा पूरा ख्याल रखा। 1 घंटा तो वहाँ बैठती ही थी वह। शर्मा जी ने अपनी बहन को बताया होगा कि उनके सहयोगी की बहन है, इसलिए ना। दिल के बहुत अच्छे होते हैं इस तरह के लोग। ज़्यादा मीठे लोग तो मुझे वैसे ही अच्छे नहीं लगते, मेरी पत्नी बोली। फिर बुरा सा मुंह बनाकर वह वहाँ से चली गई। मुझे शर्मा जी को समझने का एक नया ही नज़रिया मिला। याद आया उस दिन सब हमारी एक सहयोगी की शादी के लिए तोहफा खरीद रहे थे। तय हुआ था कि सभी 500-500 रुपए एकत्र करें तो ऑफिस की तरफ से एक अच्छा तोहफा हो जाएगा। जाते जाते सबसे पहले शर्मा जी 500 रुपए का नोट मेरी मेज पर छोड़ गए थे। किसी के लिए कुछ देने में भी पीछे नहीं थे, मगर आगे आकर सबकी बहस में पड़ने में सबसे पीछे थे। जिसको जो करना है उसे करने दो, एक बार ठोकर लगेगी दोबारा नहीं करेगा, और जिसे एक बार ठोकर लगकर भी समझ में नहीं आता उसे एक और धक्का लगने दो। जो चीज़ हम माँ बाप होकर अपनी औलाद को नहीं समझा सकते, उसी औलाद को दुनिया बड़ी अच्छी तरह समझा देती है। दुनिया थोड़े ना माफ़ करती है। बेटी मुंह जोर हो गई है, अपना कमा रही है, उसे लगने लगा है हम सब बेवकूफ़ हैं। छोटे बड़े का लिहाज ही नहीं रहा, आज़ाद रहना चाहती है। आज हमारा मान नहीं रखती, कल ससुराल में क्या करेगी। अच्छा रिश्ता हाथ में आया है, शरीफ संस्कारी परिवार है, मगर समझ नहीं पा रहा हूँ। अपना सिक्का खोटा है तो मान लीजिए साहब, ऐसा ना हो कि लड़के वालों का जीना ही हराम कर दे। अपने घर ही इस तरह की बहू चली आई तो बुढ़ापा गया ना रसातल में। लड़के वालों पर दया कीजिए, आजकल तो वैसे भी सारे कानून लड़की के हक में हैं। लंच ब्रेक में शर्मा जी की बातें कानों में पड़ी। तिवारी जी अपनी परेशानी उन्हें बता रहे थे। बातें निजी थी मगर सर्वव्यापी थी। हर घर में बेटी है और बेटा भी, माँ बाप है और नाते रिश्तेदार भी, उम्मीदें हैं और स्वार्थ भी। तिवारी जी अपना ही पेट नंगा करके शर्मा जी को दिखा रहे थे, जबकि सत्य यह है कि अपने पेट की बुराई अक्सर नजर नहीं आती। अपनी संतान सही नहीं है, यह किसी और के सामने मान लेना आसान नहीं होता। बेटी को समय दीजिए, किसी और का घर ना उजड़े, इसलिए समस्या को अपने ही घर तक रखिए। जब तक समझ ना आए इंतजार कीजिए। शादी कोई दवा थोड़ी है कि लेते ही बीमारी चली जाएगी। शादी के बाद वापस आ गई तो क्या कर लेंगे आप? आज 25 की है तो क्या हो गया? पढ़ने लिखने वाले बच्चों की इतनी उम्र हो ही जाती है। तर्क संगत थी शर्मा जी की बातें। यह हर घर की कहानी है, नया क्या था इसमें? पिछली मेज पर बैठे बैठे सब मेरे कानों में पड़ा। तिवारी जी के स्वभाव पर हैरानी हुई। अत्यंत मीठा स्वभाव है उनका
और शर्मा जी के विषय में उनकी राय ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, और वही अपनी ही बच्ची की समस्या उन्हें बता रहे हैं, जिन्हें वे ज़्यादा अच्छा भी नहीं मानते। कहीं ऐसा तो नहीं आपको ही कमाती बेटी सहन नहीं हो रही? आपको ही लग रहा हो कि बेटी पर काबू नहीं रहा, क्योंकि अब वह आपके सामने हाथ नहीं फैलाती, अपनी तनख्वाह अपने ही तरीके से खर्च करती है। शायद आप चाहते हो वह पूरी तनख्वाह जमा करती रहे और आपसे पहले की तरह बस जरा सा मांगकर गुजारा करती रहे। चुप रहे उत्तर में तिवारी जी। क्योंकि मौन पसर गया था, मेरे कान भी मानो समूल चेतना लिए खड़े हो गए। मैं आपकी बच्ची को जानता नहीं हूँ, मगर आप तो उसे जानते हैं ना। बच्ची मेधावी होगी तभी तो पढ़ लिख कर आज हर महीने 40,000 रुपये कमाने लगी है। नालायक तो हो ही नहीं सकती। और हमने अपनी नौकरी में अब जाकर 40,000 रुपये का मुंह देखा है। जो बच्ची रात रात भर जाग कर पढ़ती रही, उसे क्या अपनी कमाई खुद पर खर्च करने का अधिकार नहीं है? क्या खर्च कर लेती होगी भला? महंगे कपड़े खरीद लेती होगी या भाई बहनों पर लुटा देती होगी? और कब तक कर लेगी? कल को जब अपनी गृहस्थी होगी तब वही चक्की होगी जिसे आज तक हम भी चला रहे हैं। आज उसके पिता को ऐतराज है, कल उसके पति को भी होगा। एक मध्य वर्ग की लड़की भला कितना ऊंचा उड़ लेगी? मुड़ मुड़ कर नाते रिश्तों को ही पूरा करेगी। उसके पैर जमीन में ही होंगे, ऐसा मैं अनुमान लगा सकता हूँ। बच्ची को जरा सा उसके तरीके से भी जी लेने दीजिए। जरा सोचिए तिवारी जी, क्या हम और आप नहीं चाहते? कहकर शर्मा जी चुप हो गए। तिवारी जी उठकर चले गए और मैं चुपचाप किसी किताब में लीन होकर शर्मा जी को देखने लगा। हैरान था मैं। उस दिन मुझसे कह रहे थे वे कि किसी के निजी मामले में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते, और जो अभी सुना वह दिलचस्पी नहीं थी तो क्या था? ऐसी दिलचस्पी जिसमें तिवारी जी को भी पूरी पूरी जगह दी गई थी और उनकी बच्ची को भी। शर्मा जी रूखे रूखे हैं, कड़वा बोलते हैं। तिवारी जी बड़े मीठे हैं, किसी को नाराज नहीं करते। सबको ऐसा लगता है तो फिर अपनी समस्या लेकर तिवारी जी शर्मा जी के पास ही क्यों आए? शर्मा जी कड़वे हैं, लेकिन उन पर भरोसा किया ना तिवारी जी ने। सत्य है, कड़वा इंसान स्पष्ट भी होता है और भरोसे लायक भी। तिवारी जी शर्मा जी के बारे में क्या राय रखते हैं सबको पता है। तिवारी जी सबके चहेते हैं, तो अपनी समस्या स्वयं क्यों नहीं सुलझाई और क्यों किसी और से कहकर अपनी समस्या साझी नहीं की? सबसे छिपकर मात्र शर्मा जी से ही कही। मैं एक कोने में जरा सी आड़ में बैठा था, तभी उन्हें नजर नहीं आया, वरना मुझे कभी भी पता न चलता। उस शाम जब घर आया तब देर तक शर्मा जी के शब्दों को मानस पटल पर दोहराता रहा। अपने ही तरीके से जरा सा जी लेने की चाहत भला किसमें नहीं है? जरा सा अपना चाहा करना, जरा सी अपनी चाही जिंदगी की चाहत हर किसी को होती है। तिवारी जी की बच्ची को मैंने देखा नहीं है, मगर यही सच होगा जो शर्मा जी ने समझा होगा। क्या बच्ची को जरा सा अपने तरीके से खर्च करने का अधिकार नहीं है? क्या तिवारी जी इसी को मुंह जोरी कह रहे थे? सत्य है, संस्कार सदा मध्यम वर्ग में ही पनपते हैं। हम बीच के स्तर वाले लोग ही हैं जो ना नीचे गिर सकते हैं, ना हवा में हमें उड़ना आता है। मध्यम वर्ग ही है जिसे समाज की रीढ़ माना जाता है, और मध्यम वर्ग की बच्ची अपनी मेहनत की कमाई पर आत्मसंतोष महसूस करती होगी, गर्व मानती होगी। जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरी भी यही सोच है।
तिवारी जी की बच्ची मुंह जोर नहीं होगी। कुछ दिनों बाद तिवारी जी का चेहरा कुछ ज्यादा ही दमकता सा लगा मुझे। आज बहुत खिल रहे हैं साहब, क्या बात है? बेटी की लाई नई महंगी कमीज जो पहनी है आज, कल मेरा जन्मदिन था। सच में तिवारी जी पर अच्छी ब्रांड की कमीज बहुत जच रही थी। महंगा कपड़ा सौम्यता में चार चांद तो लगाता ही है। उनकी बच्ची की पसंद भी बहुत अच्छी थी। शर्मा जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, मानो तिवारी जी के चेहरे के संतोष में, दमकती चमक में उनका भी योगदान हो, क्योंकि तिवारी जी तो अपनी बच्ची को बदतमीज और आजाद मान ही चुके थे। मैं बारी बारी से दोनों का चेहरा पढ़ रहा था। आपकी बच्ची क्या करती है तिवारी जी? मैंने पूछा। MBA है, एक बड़ी कंपनी में काम करती है, बड़ी होनहार है। खुशनसीब हूँ मैं ऐसी औलाद पाकर। बात पूरी तरह बदल चुकी थी। शर्मा जी अपने काम में व्यस्त थे, मानो अब उन्हें इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं हो। तिवारी जी संतोष में डूबे अपनी बच्ची की प्रशंसा कर रहे थे, मानो उस दिन की उनकी चिंता अब कहीं है ही नहीं। अक्सर लोग खुश होना भूल जाते हैं विजय जी। खुशी भीतर ही होती है, मगर उसे महसूस ही नहीं कर पाते। जैसे मृग होते हैं ना, जिसकी नाभि में कस्तूरी होती है और वह पागलों की तरह जंगल जंगल भटकता है। सच में बहुत खुश थे तिवारी जी, और भी बहुत कुछ कहते रहे। मैंने नजरें उठाकर शर्मा जी को देखा। मुझे उनके पहले कहे शब्द याद आए। अक्सर लोगों को मैं पसंद नहीं आता। दो टुक बाण जो करते हैं, चाशनी में घोलकर विष बाण जो नहीं चलाते, तभी तो भरोसा करते हैं उन पर तिवारी जैसे मीठे चापलूस लोग भी। पसंद का क्या है, वह तो बदलती रहती है। शर्मा जी पहले दिन भी मुझे अच्छे लगे थे, और आज तो और भी ज्यादा अच्छे लगे। एक सच्चा इंसान जिस पर मैं वक्त आने पर और भी ज्यादा भरोसा कर सकता हूँ। ऐसा भरोसा जो पसंद की तरह बदलता नहीं। प्रिय और पसंदीदा बनना आसान है, भरोसेमंद बनना बहुत कठिन है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारी वीडियो को लाइक और ऐसी अन्य कहानियों के लिए हमारे चैनल घर घर की कहानी को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।